बारिश जोरों शोर से जारी थी। वो गाड़ी को साइड पर पार्क करता बाहर निकला। चेहरे पर मुस्कुराहट लाता वो अब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। आज उसकी शादी को 1 साल मुकम्मल हो गया था। हाथ में गिफ्ट्स बैग उठाए वो अपने उस दिन को याद कर रहा था जब मायदा और वो पहली बार मिले थे। मायदा कब से उसे फ़ोन कर रही थी, लेकिन काम की वजह से वो फंस सा गया था। अब वो मायदा को फ़ोन कर रहा था, लेकिन अब मायदा फ़ोन नहीं उठा रही थी। माहिर बैंक में मुलाजमत करता था। 8 बजे ही उसकी ड्यूटी ख़त्म हुई थी। रास्ते में शायद ट्रैफिक होने की वजह से वो मज़ीद लेट हो गया। रास्ते में गिफ्ट्स भी पैक करवाए। फ्लैट का दरवाज़ा खुला था। मायदा मायदा वो आवाज़ें लगाता अंदर दाखिल हो रहा था। वो गिफ्ट्स बैग सोफे पर रखते हुए बोला। फ्लैट में हर चीज़ बिखरी हुई थी। वो घबराता हुआ आगे बढ़ रहा था कि किचन के बाहर मायदा फर्श पर पड़ी हुई मिली, खून में लिपटी हुई। इर्द गिर्द खून ही खून था। ये सब देखकर उसका दिमाग माऊफ हो चुका था। अभी कुछ वक्त पहले ही तो खुशबुओं ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी। कुछ वक्त बाद ही वो दोनों वालिदैन के रुतबे पर फाइज होने वाले थे। मायदा वो भागता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उसका दिल बंद हो रहा था। मायदा मायदा आंखें खोलो, किसने किया ये सब, जवाब दो। माहिर चीखता हुआ बोला। मायदा की आंखें खुली हुई थीं, चेहरा आंसुओं से तर था, पर मायदा की रूह जिस्म से निकल चुकी थी। लेकिन वो इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। रैश ड्राइविंग करते हुए वो अस्पताल पहुंचा था। खिड़की के बाहर खड़ा वो मायदा को देख रहा था। उसके पास ही डॉक्टर खड़ा था, जिसने नर्स की तरफ देखकर इशारा किया कि वो मर चुकी है। तेज़ बारिश से वो भीग चुका था। आई एम सॉरी मिस्टर माहिर, आपकी वाइफ यहाँ आने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। 3 गोलियाँ उनके जिस्म को चीरते हुई निकली हैं। नहीं डॉक्टर, आप कैसे इतनी आसानी से ये सब कह सकते हैं? मायदा को कुछ नहीं हुआ। वो फर्श पर दीवार के साथ लगकर बैठ गया। एक लम्हे ने उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। नहीं, तुम नहीं मर सकती मायदा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें मैं। डॉक्टर उसको हौसला देकर जा चुका था। हिम्मत करके वो उठा, कदम उठाए, वो रूम में दाखिल हुआ जहां मायदा के मुर्दा वजूद ने उसकी ज़िंदगी की हर खुशी को भी मार दिया था। उसने मायदा के चेहरे को अपने करीब किया। मायदा तुम नहीं मर सकती, हमारा बच्चा नहीं मर सकता। माहिर की आंखों से निकलते हुए आंसू मायदा के चेहरे पर पड़े। काश ये आंसू उसके जिस्म से परवाज की गई रूह को वापस ला सकते। कुछ वक्त पहले ही तो तुमने खुशखबरी सुनाई थी, हमारी मोहब्बत की पहली निशानी। कितने खुश थे हम दोनों, हमारी ज़िंदगी जन्नत बन गई थी। जिसने भी ये किया है मुझसे, माहिर से बच नहीं सकता। उसकी चीखों ने अस्पताल के दरो दीवार को हिला कर रख दिया था। पंजाब के छोटे से कस्बे का मंजर, जहाँ के लोग कच्चे मकानों में रिहाइश पजीर थे। लहराते हुए सरसब्ज खेत उस कस्बे की रौनक को मजीद बढ़ा रहे थे। अरे ओ बन्नो, उठ जा, दिन चढ़ाया है। वो तेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही, सकीना ने चारपाई पर लेटी हुई अपनी बेटी को झिंझोड़ते हुए कहा था। अरे अम्मा, तुम सच में मेरी ही अम्मा हो ना? वो गुस्से से अपने ऊपर से चादर हटाते बोली थी। ज्यादा जबान न चला, चल जाकर कुएं से पानी भर के ला। सकीना अपनी बेटी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली थी। अम्मा, तुमने मुझे इसलिए उठाया है, इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी मैं अपने ख्वाबों के शहजादे का चेहरा देखने ही वाली थी। वो मुझे अंगूठी पहना रहा था और बस तुम आ गई। वो तपती हुई चारपाई से उठ खड़ी हुई। मेरी सोनी, ये ख्वाब हम जैसे लोगों के लिए नहीं होते। जितनी जल्दी हम इन ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाएं, उतना ही अच्छा है। सकीना लकड़ियां लेकर चूल्हे की तरफ बढ़ रही थी। अम्मा बस कर, क्यों ना देखूं मैं ख्वाब? मैं तो देखूंगी। तुमने सुनी नहीं वो बात कि जब ख्वाब देखोगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे? वो मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए बोली थी। अच्छा बस कर दे, जा जल्दी से पानी लेकर आ। तब तक मैं अपनी रानी के लिए देसी घी के पराठे बनाती हूँ, साथ साग और लस्सी। दोनों माँ बेटी मिलकर खाएंगे। अच्छा जा रही हूँ ना। और एक और बात अम्मा, मेरा नाम यारम है, ये बन्नो मत कहा करो मुझे। वो सर पर दुपट्टा लेते हुए बोली। हाय, कहाँ फंस गई मैं? मेरी जुबान पर तो चढ़ता ही नहीं इतना मुश्किल नाम तेरा। तेरा अब्बा भी पता नहीं किस फारसी जुबान में तेरा नाम रख गया। इतना प्यारा नाम है, पूरे कस्बे में ऐसा नाम किसी का नहीं है। वो फखरिया अंदाज में बोली। अब तू जाती है कि मैं चप्पल उतारूं? सकीना चप्पल की तरफ इशारा करते हुए बोली। जा रही हूँ अम्मा, तुम तो सीधा तशद्दुद करने पर उतर आती हो। वो जल्दी से पानी का बर्तन उठाकर बाहर निकल गई। इस बार अयाज को आने दो, उसे कहूंगी कि अपनी बहन के हाथ पीले करके जा।
वैसे भी सुगरा मुझसे रिश्ते का कह रही थी। पर्दे हटते ही धूप की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी थी। गुड मॉर्निंग। माहिर मायदा के माथे पर लब रखता उसके पास ही बैठ गया। माहिर, 1 साल हो गए हैं हमारी शादी को, पर तुम्हारी मोहब्बत और खलूस में कोई कमी नहीं आई। मायदा बेड से टेक लगा कर बोली। मायदा, अगर मोहब्बत सच्ची हो ना तो वक्त के साथ साथ उसकी शिद्दत बढ़ती है, कम नहीं होती। फिर भी माहिर, अपनी ज़ात को मेरा आदी मत बनाओ। वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब हमें किस मोड़ पर ले आए। वैसे भी सब कहते हैं कि मैंने तुमसे तुम्हारे खूनी रिश्ते छीन लिए। सबके खिलाफ जाकर तुमने मुझसे शादी की। इतने अरसे से तुम अपने घर वालों से भी नहीं मिले, सिर्फ मेरी वजह से। तुम्हें पता है माहिर, मैं कितना डरती हूँ कि एक दिन तुम्हारे घर वाले आएंगे और तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाएंगे। वो कहती हुई माहिर के सीने से लगी। और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जब तक मैं हूँ तब तक तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें जब तक मैं हूँ तब तक तो तुम भूल जाओ कि तुम्हें मुझसे कोई अलग करेगा या छीन कर ले जाएगा। और लोग जो भी कहें, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ, और जल्द ही हमारा बेबी भी आ जाएगा। अब जल्दी से फ्रेश होकर आओ, नाश्ते पर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। आज तुम्हारा ऑफ था, रेस्ट कर लेते। मायदा माहिर के माथे पर से बालों को पीछे हटाते हुए बोली। तुम भी तो मेरा इतना ख्याल रखती हो तो थोड़ा सा मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना। ये मोहब्बत मुझे एक दिन मगरूर बना देगी माहिर, मायदा ने कहते हुए माहिर के गालों पर चुटकी काटी थी। माहिर का ताल्लुक पठान फैमिली से था। माहिर नवाज दीन खान का बड़ा बेटा। ख़ानदान में सब उसको उसके अच्छे अखलाक की वजह से पसंद करते थे। इतने अमीर घराने से ताल्लुक होने के बावजूद माहिर में ना गरूर था और ना कोई अकड़। माहिर का छोटा भाई और एक बहन थी। माहिर ने अपनी तालीम मुकम्मल करके अपने ख़ानदान के बिज़नेस को संभाला था। मायदा को माहिर की कंपनी में ही जॉब मिली थी और फिर जल्द ही दोनों में दोस्ती हो गई। मायदा एक नॉर्मल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। फिर माहिर का रिश्ता उसके ख़ानदान में उसकी चचाज़ाद से तय कर दिया गया, लेकिन माहिर उस वक्त मायदा की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका था। उसने मना कर दिया। नवाज़ुद्दीन खान ने उसे जायदाद से आग करने की धमकी दी, लेकिन माहिर फिर भी ना माना। और फिर माहिर हमेशा हमेशा के लिए मायदा से निकाह करके अलग हो गया। शहर भी छोड़ना पड़ा क्योंकि मायदा पर 1-2 बार कातलाना हमला भी हो चुका था। मायदा के बाबा भी उसकी शादी के कुछ अरसे बाद ही इंतकाल कर चुके थे। अब मायदा के लिए माहिर ही सब कुछ था। अयाज, तुम हमारे बहुत ख़ास बंदे हो, ये काम तुम ही अंजाम दोगे। जितनी रकम कहोगे मिलेगी। पर सरकार, मेरा काम तो सिर्फ माहिर साहब के घर का पता मालूम करना था, ये कत्ल मैं नहीं कर सकता। पागल मत बनो अयाज, तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता मैं। और ये मत भूलो कि तुम और तुम्हारा माँ और तुम्हारी बहन मेरे ही टुकड़ों पर पल रहे हैं। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम्हारी माँ और बहन की ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगा मैं। नहीं सरकार, ऐसा मत कीजिएगा। आप ऐसे मत कहें, मैं आपके कदमों की धूल बराबर भी नहीं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अयाज नवाज़ुद्दीन खान के पाँव पड़ता हुआ बोला था। यहाँ बैठो आराम से। माहिर मायदा को सहारा देकर सोफे पर बिठाने लगा। माहिर ने प्यार से मायदा के बालों को कैचर से आज़ाद किया और ऑयल लगाने लगा। हर संडे को तुम मेरी खिदमत में लगे रहते हो, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करो। वो माहिर के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली। क्या करें, कमबख्त दिल के हाथों मजबूर है। तुम्हें मालूम है, अम्मी जान भी हर वीकेंड पर मेरे बालों में ऐसे ही तेल लगाती थी। मैं जानती हूँ माहिर, आप अपने घर वालों को बहुत याद करते हैं। माहिर कुछ ना बोला। वैसे आपको किसकी ख्वाहिश है, बेटा या बेटी? मायदा माहिर की तरफ देखते हुए बोली। बेटी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, मासूम और बाकिरदार। माहिर की आंखों से आंसू झलके थे। रो क्यों रहे हैं माहिर? वो उसके चेहरे से आंसू साफ करते हुए बोली। खुशी के आंसू हैं। काश अम्मी जान और बाबा जान भी होते हमारे साथ। काश बाबा जान अपनी ज़िद छोड़ देते। उनकी वजह से हमें शहर छोड़कर आना पड़ा। माहिर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अम्मी जान, बाबा जान खुद हमें लेने आएंगे। जब वो अपने पोते या पोती को देखेंगे तो सारी नाराज़गी भूल जाएंगे। मायदा माहिर को हौसला देते हुए बोली। अम्मा, आप खाना ले भी आओ, भूख से मेरे पेट में चूहे उछल रहे हैं। तो किसने कहा था कि दिन भर आवारागर्दी करके इस वक्त घर आओ? सकीना रोटी सालन यारम को देते हुए बोली थी। वो मैं रुकैया की तरफ चली गई थी। यारम बड़े बड़े निवाले लेते हुए बोली। वो शहर जा रही है पढ़ने के लिए, उसकी खाला भी वहीं होती हैं, उन्हीं के साथ रहेगी। लोगों की बेटियां पढ़ लिख कर कुछ करती हैं, और तो और 8 भी पास ना कर सकी तू। अम्मा, मेरे अंदर पढ़ने वाला कीड़ा नहीं है, क्या करूं, मर जाऊं फिर? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या?
वो एक्टिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोली, बस कर, ये टीवी ड्रामों ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। अयाज आए तो उससे कहती हूँ कि तेरे हाथ पीले कर दे। हाय अल्लाह माँ, सच्ची पक्का ना? पिछली बार भी तुम यही कह रही थी। यारम सकीना के पास आकर बोली, इस बार इस बार याद से बात करना अम्मा, वो कहते हुए हंसने लगी। हट परे बेशरम कहीं की। माहिर जल्दी आओ, 8 बज गए हैं, ऑफिस नहीं जाना? मायदा माहिर के ऊपर से चादर हटाते हुए बोली, बस थोड़ी देर सोने दो, सिर्फ 5 मिनट। वो फिर से बेड पर लेटने ही वाला था कि मायदा ने पास पड़ा पानी का जग माहिर पर उलट दिया। उफ मायदा, रुको ज़रा, मैं तुम्हें बताता हूँ। माहिर मायदा को गोद में उठाए सारे घर में घुमाने लगा और उनकी हंसी की आवाज़ सारे घर में गूंजने लगी। पर किसे मालूम था कि ये खुशी बहुत जल्द गम में बदल जाने वाली थी। किचन में खड़ी वो नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे। माहिर किचन में दाखिल हुआ तो आहट की आवाज़ से मायदा ने जल्दी से चेहरा साफ किया। माहिर उसकी यह हरकत नोट कर चुका था। क्या हुआ? आज ये समंदर क्यों बहाए जा रहे हैं? माहिर ने उसके गिर्द हिसार बांधकर उसे खुद से करीब किया। माहिर, वो आज बाबा बहुत याद आ रहे हैं। वो फिर से रोने लगी। माहिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे किचन से बाहर निकाला। यहाँ बैठो। वो उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए खुद नीचे फर्श पर बैठ गया। अब बताओ, सच में अंकल याद आ रहे हैं या कोई और बात है? वो उसके चेहरे से आंसू साफ करता बोला। माहिर, आज सुबह से दिल बहुत घबरा रहा है। अजीब सा डर है दिल में। कैसा डर? मुझे नहीं पता, बस तुम आज काम पर नहीं जाओगे। अरे बस इतनी सी बात, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। जान नहीं चाहिए माहिर, वो कुर्सी से उठते हुए बोली। अच्छा ठीक है, मैं कॉल करके बता देता हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से मैं नहीं आ रहा। वो फ़ोन पर नंबर डायल करता हुआ बोला। नाश्ता करने के बाद हम शॉपिंग पर जाएंगे। वो मायदा को बताने के बाद नाश्ते का वेट करने लगा। जैसे ही मायदा ने नाश्ता लगाया, नाश्ता करके वो दोनों शॉपिंग के लिए निकल गए। साहबत, सारा दिन मैंने उन दोनों का पीछा किया, लेकिन माहिर साहब उनके साथ ही थे, इसलिए काम नहीं हो सका। तुम किसी काम के नहीं हो अयाज। हफ्ता हो गया तुम्हें उसका काम कहा हुआ है, तुम रोज़ यही बकवास करके चले जाते हो। नवाज़ुद्दीन तैश में आते हुए बोले। साहब, कल जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं ये काम कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, कल या तो वो लड़की मरेगी या तुम, याद रखना। नवाज़ुद्दीन फ़ोन बंद करते हुए बोले। ये देख, कल मेरी होने वाली सास मुझे पहना कर गई है, शब्बो यारम को अंगूठी दिखाते हुए बोली। गांव की लड़कियां उस वक्त खेतों में जमा थीं, फसलों की कटाई का आगाज़ हो चुका था। वहीं पर यारम कुछ लड़कियों के साथ बैठी गप्पें लगा रही थी। इन कामों से वैसे भी उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, जबकि उसकी माँ काम में मसरूफ़ थी। बस ठीक ही है, यारम मुंह बनाते हुए बोली। तू तो ऐसे कह रही है जैसे तेरे पास इससे ज़्यादा कीमती अंगूठी हो। पास बैठी सब लड़कियां हंसने लगी। हाँ तो आ जाएगी मेरे पास भी, तुम ज़्यादा शौकीन ना हो, और ये गरूर ना अल्लाह को भी पसंद नहीं है। लगता है यारम जल रही है तुझसे। पास बैठी लड़की शब्बो को देखकर बोली। ए चल निकल, बहुत ज़बान चलने लगी है तेरी, यारम ने कहते हुए उस लड़की को बालों से पकड़ा था, जबकि शब्बो और बाकी लड़कियां उनको छुड़वाने लगीं। यारम ने उसके बालों को छोड़ा और पैर पटक कर वहाँ से चली गई। थोड़ी ही देर बाद यारम वापस आई, हाथों को पीछे किए वो आगे बढ़ रही थी। शब्बो और बाकी लड़कियां वहीं पर बैठी थी। लो आ गई जल कुकड़ी, शब्बो ने यारम को देखकर कहा, जबकि यारम चलते हुए उनके पास आकर बैठी और अपने गोबर से भरे हुए हाथ शब्बो के चेहरे पर लगा दिए। बाकी लड़कियां ये देखकर भाग गईं। आइंदा मुझसे पंगा लिया ना तो अच्छा नहीं होगा, शब्बो गुस्से से चीखती वहाँ से चली गई थी। उसकी अम्मा और बाकी औरतें दूसरे खेत में फसलें काट रही थीं। अब यारम जल्दी से घर की तरफ भागी। अच्छे से हाथ धोकर उसने वज़ू किया और ज़ोहर की नमाज अदा की। माहिर और मायदा उस वक्त रेस्टोरेंट में इकट्ठे बैठे थे। खाने का ऑर्डर वो कर चुके थे। वैसे माहिर, कल का दिन याद है ना तुम्हें? क्यों, कल क्या ऐसी ख़ास बात है? वो जानता था, बस तंग कर रहा था उसे। मायदा माहिर के हाथ से फ़ोन लेते हुए बोली। यार अब तुम्हें क्या बताऊं, मैंने बचपन में बादाम नहीं खाए ना तुम्हारी तरह, वरना मेरी भी याददाश्त तेज़ होती। कल हमारी शादी की सालगिरह है, भुलक्कड़ इंसान। वो दोनों आंखों को गुस्से से फैलाए उसे देख रही थी। मुझे याद है मेरी रूह जान, वो मायदा का हाथ अपने हाथ में लेता बोला। तो ड्रामा क्यों कर रहे थे? बहुत ही बदतमीज़ हो तुम। इतने अच्छे अलकाबात से आप मुझे नवाज रही हैं, कहीं मुझे हार्ट अटैक ही ना आ जाए। माहिर अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला। माहिर बस करो, सब हमें ही देख रहे हैं। खाना आ चुका था, दोनों ने खाना खाया और अब घर की तरफ रवाना थे। अयाज का फ़ोन आया था।
کہہ رہا تھا کہ ہم کل حویلی آ جائیں۔ مگر کیوں اماں؟ بھائی ہمیں کیوں وہاں بلا رہا ہے؟ یارم لسی کا گلاس ایک ہی سانس میں پیتے ہوئے بولی۔ ایاز کہہ رہا ہے کہ ان کے بڑے صاحب کا کہنا ہے انہیں گھر میں ملازمہ کی ضرورت ہے، اس لیے ہم دونوں اپنا سارا سامان لے کر وہاں آ جائیں۔ تیرے ابا بھی بڑے صاحب کے خاص ملازم تھے، پھر ان کے مرنے کے بعد ایاز کو ان کی جگہ ملازمت پر رکھ لیا گیا۔ ان کے بڑے احسان ہیں ہم پر، اب اگر انہیں ہماری ضرورت ہے تو ہمیں یہ اگر مگر چھوڑ کر وہاں جانا ہی ہوگا، سکینہ نے یارم کو کہا۔ پر اماں میں پہلے بتا رہی ہوں، میں کوئی کام وام نہیں کروں گی حویلی میں، سارے کام تم خود ہی کرنا، میں صرف آرام کروں گی اس بڑی سی حویلی میں۔ زیادہ زبان نہ چلا، تیرے ابا کی حویلی نہیں ہے وہ۔ ماہر کے جانے کے بعد مائدہ ماہر کے لیے کیک بیک کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے سارے کام ختم کرنا چاہتی تھی تاکہ خود بھی اچھے سے تیار ہو جائے۔ ماہر نے بھی پرومس کیا تھا کہ وہ جلد آنے کی کوشش کرے گا۔ کیک بیک کرنے کے بعد اس نے کیک کو فریج میں رکھا اور خود فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر وہ شیشے کے سامنے کھڑی خود کو سنوارنے لگی، بالوں کو ڈرائر کی مدد سے خشک کرتے ہوئے وہ اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ گہری آنکھوں میں کاجل، کانوں میں جھمکے، بلیک فراک پہنے وہ ماہر کی محبت میں چہک رہی تھی کہ اچانک ڈور بیل رنگ ہوئی۔ لگتا ہے ماہر آ گئے۔ وہ خود کو ایک بار شیشے میں دیکھتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے اوسان قطع ہوئے تھے۔ بغیر پوچھے اس نے دروازہ کھول دیا تھا، یہ سوچ کر کہ ماہر ہوگا، پر سامنے کھڑے مشکوک آدمیوں کو دیکھ کر اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن ایاز نے ایک جھٹکے سے مائدہ کو اندر کی طرف دھکیلا۔ باقی آدمی بھی اس کے ساتھ اندر آئے اور انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ کون ہو تم لوگ؟ مائدہ نے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ تمہاری موت کا پیغام لائے ہیں۔ بہت شوق تھا نا تم کو سائیں کی دولت پر عائش کرنے کا، ایاز نے کہتے ہوئے پسٹل جیب سے نکالی اور مائدہ کے سینے پر 2 فائر کیے۔ فرش پر گرتے ہوئے صرف ماہر کا چہرہ اس کی آنکھوں کی زینت بنا ہوا تھا، آنکھوں سے بہتا ہوا کاجل، ٹوٹی ہوئی چوڑیاں، اور وہیں اس کے جسم سے روح نکل چکی تھی۔ آج زندگی کا وہ سفر جو اس نے ماہر کے ساتھ شروع کیا تھا اس کا اختتام ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے جاتے ہوئے گھر کی ساری چیزیں بکھیر کر رکھ دیں تاکہ سب لوگوں کو یہ لگے کہ یہاں ڈکیتی ہوئی ہے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو چکی تھی۔ ایاز دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گیا تھا اور اس نے نواز دین کو کال کر کے بتا دیا تھا کہ اس کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ بارش زور و شور سے جاری تھی۔ وہ گاڑی کو سائڈ پر پارک کرتا باہر نکلا، چہرے پر مسکراہٹ لاتا اب وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ آج اس کی شادی کو 1 سال مکمل ہو گیا تھا۔ ہاتھ میں گفٹس بیگز اٹھائے وہ اپنے اس دن کو یاد کر رہا تھا جب مائدہ اور وہ پہلی بار ملے تھے۔ مائدہ کب سے اسے فون کر رہی تھی لیکن کام کی وجہ سے پھنس سا گیا تھا وہ۔ اب وہ مائدہ کو فون لگا رہا تھا لیکن مائدہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ ماہر بینک میں ملازمت کرتا تھا۔ 8 بجے اس کی ڈیوٹی ختم ہوتی تھی۔ راستے میں شدید ٹریفک ہونے کی وجہ سے وہ مزید لیٹ ہو گیا تھا۔ راستے میں گفٹس بھی پیک کروائے۔ فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ مائدہ وہ آوازیں لگاتا اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ گفٹس بیگ صوفے پر رکھتا ہوا چلایا تھا۔ فلیٹ میں ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ وہ گھبراتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ کچن کے باہر مائدہ فرش پر پڑی تھی، خون میں لپٹی ہوئی، ارد گرد خون ہی خون تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ ابھی کچھ وقت پہلے ہی تو خوشبوؤں نے ان کے دروازے پر دستک دی تھی، کچھ وقت بعد ہی وہ دونوں والدین کے رتبے پر فائز ہونے والے تھے۔ ماہر بھاگتا ہوا اس کی طرف بڑھا، اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ مائدہ آنکھیں کھولو پلیز مائدہ، کس نے کیا ہے یہ سب؟ جواب دو، ماہر چیختا ہوا بولا۔ مائدہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، پر مائدہ کی روح جسم سے نکل چکی تھی، لیکن وہ اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ مائدہ کو گود میں اٹھاتا جلدی سے فلیٹ سے نکلا، ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہاسپٹل پہنچا۔ کھڑکی کے باہر کھڑا وہ مائدہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس ہی ڈاکٹر کھڑا تھا جس نے نرس کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا کہ وہ مر چکی ہے۔ تیز بارش سے وہ بھیگ چکا تھا۔ آئی ایم سوری مسٹر ماہر، آپ کی وائف یہاں آنے سے پہلے ہی دم توڑ چکی تھی۔ 3 گولیاں ان کے جسم کو چیرتے ہوئے نکلی ہیں۔ نہیں ڈاکٹر، آپ یہ کیسے اتنی آسانی سے کہہ سکتے ہیں؟ مائدہ کو کچھ نہیں ہو سکتا، میرے بچے کو کچھ نہیں ہو سکتا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ روتے ہوئے چیختے ہوئے وہ فرش پر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ ایک لمحے نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ نہیں، تم نہیں مر سکتی، مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تم، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ ڈاکٹر اس کو حوصلہ دے کر
آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھا، قدم اٹھائے وہ روم میں داخل ہوا جہاں مائدہ کے مردہ وجود نے اس کی زندگی کی ہر خوشی کو بھی مار دیا تھا۔ اس نے مائدہ کے چہرے کو اپنے قریب کیا۔ تم نہیں مر سکتی مائدہ، ہمارا بچہ نہیں مر سکتا۔ ماہر کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو مائدہ کے چہرے پر پڑے۔ کاش یہ آنسو اس کے جسم سے پرواز کی گئی روح کو واپس لا سکتے۔ کچھ وقت پہلے تو تم نے خوشخبری سنائی تھی، ہماری محبت کی پہلی نشانی۔ کتنے خوش تھے ہم دونوں، ہماری زندگی جنت بن گئی تھی۔ جس نے بھی یہ کیا ہے مجھ سے، ماہر سے بچ نہیں سکتا۔ اس کی چیخوں نے ہسپتال کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔